नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। हम पहुंचे हैं दीपचंद बंधु अस्पताल में, जहां की एमएस सुमन कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कोरोना की इस नई लहर के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में और काफ़ी सारी जो जानकारियां हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं उसके उन सवालों के जवाब हम सुमन कुमार जी से यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो सुमन जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो अभी थर्ड लहर जो दिल्ली के अंदर आई है, इसके अंदर जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, मतलब नियरली एवरी डे डबल हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो देखा गया, केसेस बहुत आ रहे हैं हमारे पास। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल अशोक विहार में है, हमारे पास अभी एट प्रेजेंट 100 कोविड बेड्स हैं, जिसके अंदर आईसीयू बेड्स भी 25 हैं। और हमारे पास पहले तो जब हम टेस्टिंग करते थे रैट और आरटीपीसीआर, हार्डली कोई पॉजिटिव आता था, पर अब जो है काफ़ी पॉजिटिव आने लग गए हैं। पेशेंट्स भी कैजुअल्टी में रिपोर्ट कर रहे हैं, पर ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं माइल्ड सिम्टम्स के लिए आ रहे हैं और उनको हम मोस्टली पेशेंट्स को होम आइसोलेशन एडवाइस कर रहे हैं। अच्छा मैम, आपसे ये सबसे पहला जवाब हम ये जानना चाहेंगे कि लोगों के अंदर डर बहुत है ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को देखते हुए, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, कि ओमिक्रॉन से डरने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं काफ़ी माइल्ड रहेंगे, लोगों को कम नुकसान करेगा ओमिक्रॉन, और जो डेथ रेट है वो बहुत कम रहने वाली है। तो ऐसे में क्या लापरवाही लोग बरत सकते हैं? क्या इसको बहुत हल्के में लिया जा सकता है, या फिर इस बार भी जो सतर्कता है वो अच्छे से निभानी पड़ेगी? ओमिक्रॉन से डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की ज़रूरत है। मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं जिस तरह से, वो हमें फॉलो करने चाहिए। मास्क रेगुलरली पहने, डिस्टेंस रखें और बार बार अपने हाथ धोते रहें। वायरस जो अभी तक तो ये देखा गया है, जितने भी केसेस, ये वायरस फैल बहुत तेज़ी से रहा है, लेकिन जितने भी केसेस आ रहे हैं वो बहुत माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। तो अभी तक जितने भी आईसीयू के अंदर, जैसे हमारे पास 25 बेड्स हैं, अभी तक आईसीयू में एक भी पेशेंट हमारा एडमिट नहीं है। लेकिन जो केसेस आ रहे हैं वो कोमॉर्बिडिटी के साथ ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। सुमन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जानकारियाँ ये भी मिल रही हैं कि छोटे बच्चों को इस वक्त ये जो तीसरी लहर है ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है, अगर कंपेयर करें पहली और दूसरी लहर से। तीसरी लहर के अंदर कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। तो क्या बच्चों के लिए ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड रहेगा, या उनकी एज के हिसाब से ओमिक्रॉन उन्हें इफ़ेक्ट ज़्यादा कर सकता है? ऐसा है कि ये कहा जा रहा है कि बच्चों में, क्योंकि अभी तक उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ था और वो लोग ससेप्टेबल हो सकते हैं। लेकिन जो है अभी तक तो जितने केसेस आ रहे हैं, बच्चे हार्डली आए हैं। तो हो सकता है जो पिछली 2 लहरें गई हैं उसके साथ बच्चे भी इन्फेक्ट हो गए हों। तो भारत सरकार ने जो है 15 to 18 ग्रुप में जो बहुत बड़ा मुहिम स्टार्ट कर दिया वैक्सीनेशन का। सो दैट इज़, इससे जो है और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगी। आपने वैक्सीन की बात यहाँ पर की है, तो सवाल ये भी बनता है कि कुछ पेरेंट्स के मन में अभी दुविधा है कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेजेंट हो रही है। कई लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद तेज़ बुखार और कई सारी जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ पेरेंट्स परेशान होंगे, इस दुविधा में होंगे कि वो अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं या नहीं करवाएं। तो उन पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे? मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन जो है सब बच्चों का ज़रूर कराएं, क्योंकि ये देखा गया है जितने भी वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनके अंदर ये है कि कोरोना अगर होता भी है तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। और हर वैक्सीनेशन का, अगर बुखार आ रहा है, थोड़ा सा सिर जुकाम हो गया, तो ये तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, ये तो वैक्सीन काम कर रही है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बना रही है। तो उसको जो है वो तो एक माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स उस टाइम है, तो उससे तो बल्कि ये पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर अच्छे एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स को आगे आके अपने बच्चों को जो है कोरोना का जो कोवैक्सीन टीका से स्टार्ट हुआ है वो लगवाना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे भी प्रोटेक्टेड रहें। बूस्टर डोज भी लगाने की बात कही जा रही है, तो सुमन कुमार जी से उसके ऊपर भी सवाल लेते हैं। सुमन जी, बूस्टर डोज की बात चल रही है, क्या बूस्टर डोज कारगर साबित होगी? क्योंकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि बूस्टर डोज भी उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जब 2 डोज लगने के बाद भी बॉडी उस तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाई है कि जो बीमारी हमको छुए ना, तो तीसरी डोज भी उतनी कारगर नहीं मान रहे हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तीसरी डोज लगवाने के बाद हो सकता है कि इम्यूनिटी और ज़्यादा बूस्ट होगी और कोरोना जैसी ये जो तीसरी लहर है इससे बचा जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, ये 10 से स्टार्ट हो जाएगा
और इससे जो है इम्यूनिटी बूस्ट ही होएगी। तो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको सबसे पहले लगाया गया था, तो ये बूस्ट है, क्योंकि वो लोग फेस करते हैं कोविड पेशेंट्स को, तो उन सब के अंदर मतलब बूस्टर से डेफिनेटली इम्यूनिटी बूस्ट होएगी और कोरोना पे फाइट करने का शरीर के अंदर क्षमता आएगी। तो हमने अभी तक तो बहुत जो सामान्य सवाल थे कोविड को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, वो हमने किया। अब जान लेते हैं कि आखिर दीपचंद बंधु अस्पताल किस तरह से तैयार है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 9 से 10 हज़ार जब केस दिल्ली में आने शुरू हो जाएंगे तो कन्वर्ट कर दिए जाएंगे उन सभी अस्पतालों को कोविड अस्पतालों के अंदर जिनके अंदर कोरोना का इलाज पहले भी चल रहा था। तो मैम, आपका अस्पताल पहले भी कोविड डेडिकेटेड रहा है और इस बार भी जानकारी मिल रही, एक बार फिर से अस्पताल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कोविड के लिए। दीपचंद बंधु अस्पताल कितना प्रिपेयर है इस चीज़ के लिए, हम ये जानना चाहते हैं। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल बिल्कुल प्रिपेयर्ड है कोरोना को फाइट करने के लिए। हमें जब भी इंस्ट्रक्शंस मिलेगी हम इमीडिएटली फुली कोविड होने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जो हमारे बेड्स अलॉट किए गए हैं 250 बेड्स हैं कोविड के, सारे के सारे बेड्स हमारे ऑक्सीजन एनेबल्ड हैं। हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन हमारा पाइपलाइन से है। हमारे पास LMO है 6 KL का, और साथ के जो ये सेकेंड वेव के बाद जिसमें हमने ऑक्सीजन की बहुत किल्लत महसूस की थी, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट के और सपोर्ट से हमारे पास PSA प्लांट भी 1600 लीटर्स पर मिनट वाला जो है, 4 प्लांट 200 वाले, वो भी हमारे पास फंक्शनल है। तो साथ के इवन इक्विपमेंट्स की बात करें तो वेंटिलेटर्स हमारे पास प्लेंटी में है। तो दिस टाइम जो है हम लोग पूरा और भी अच्छी तरह से तैयारी, इक्विपमेंट ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, मैन पावर, तीनों ही फील्ड्स में हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैम, क्या ऐसी कोई पिछली बार कमी रह गई थी जिससे आपको लगा हो कि ये चीज़ अगर और अच्छे से हम इसको ठीक कर पाते तो ये जो थोड़ी बहुत जो कमियां रही होंगी वो अच्छे से पूरी हो पाती? क्या इस तरह की भी चीज़ें थी जिन पर आपने काम किया है? अगर थी तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी? सेकेंड वेव में तो मेन ऑक्सीजन की ही थी, बाकी ये हमारे हॉस्पिटल में कभी कमी नहीं आई, इसकी वजह से किसी मरीज़ को परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये दिल्ली गवर्नमेंट ने जो एक टीम बनाई हुई थी, उन्होंने जिसके अंदर टैंकर जो हैं इमीडिएटली जब हम कॉल करते थे दे यूज टू गिव अस द ऑक्सीजन। तो ये इस चीज़ को लेके अब थर्ड वेव से पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट के सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की जो है पर्याप्त मात्रा में जो है अरेंजमेंट हो गया है। कहीं पर LMO प्लांट्स लग गए हैं, सेंट्रल गैस पाइप्स लग गई हैं, और PSA प्लांट्स भी बहुत हॉस्पिटल्स में लग गए हैं। तो दिस टाइम वी आर फुली इक्विप्ड, मोर देन इक्विप्ड टू टैकल द वेव। अगर सेकेंड वेव की हम बात करें तो रेमडेसिविर एक ऐसी दवाई थी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मार्केट से वो दवाई गायब होती हुई नज़र आई थी। तो उस पर भी हम सवाल लेते हैं कि मैम, रेमडेसिविर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर फैला था कि ये दवाई ही आपको बचा सकती है। उस दवाई की जो कीमत थी आसमान छू बैठी थी, 60-70 हज़ार रुपये के अंदर आपको एक इंजेक्शन प्रोवाइड हो रहा था। क्या दीपचंद बंधु अस्पताल में इस तरह की कमी सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव में दिखाई दी थी, या फिर ऐसा नहीं था? अगर था तो क्या इस बार उसके लिए हॉस्पिटल जो प्रशासन है पूरी तरह से प्रिपेयर है या नहीं है? दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में कभी वैक्सीन ये रेमडेसिविर की कमी नहीं आई, मेडिसिन की किसी की भी। हमारे पास फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी पर्याप्त मात्रा में थी। गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई हुई थी, दिल्ली गवर्नमेंट से, जो हमारा CPS सेल है उसकी तरफ से हमें सप्लाई किया जा रहा था। और थर्ड वेव के लिए भी जितनी भी मेडिसिन हैं उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है हम लोग। इसके यानी कि आपके पास स्टॉक पूरा मौजूद है? वी ऑलरेडी हैव द स्टॉक विद अस। तो मैम से एक चीज़ और जान लेते हैं कि किस तरह से आप लोग अभी अपनी सावधानियां बरत सकते हैं। अगर माइल्ड सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो किस तरह से आपको क्या काम करना होगा, किस तरह से आप ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट से बच पाएंगे? मैम, दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि किस तरह से हम इस नए वेरिएंट से बच सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स इस वक्त हम जो लोग हैं उनके अंदर नज़र आने वाले हैं, तो उसके बारे में बताएं। यूजली पेशेंट्स जो सिम्टम्स से आ रहे हैं, रनिंग नोज़ या थोड़ा सा थ्रोट के अंदर इरिटेशन है, मेलेज बहुत ज़्यादा है, और कुछ एक आधा न्यू सिम्टम्स कई बार कुछ पेशेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो बुज़ुर्ग हैं जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटी है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे एडमिट हो रहे हैं जो चेस्ट पेन या किसी और कारण से एडमिट हो रहे हैं। जब उनका रैट टेस्ट करें तब वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो अगर आपको ज़रा से भी सिम्टम्स आते हैं, अगर आपका थ्रोट ख़राब है, रनिंग नोज़ है, बॉडी एक है, फीवर है, तो आपको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए,
और जो है डॉक्टर की सलाह से उसी तरह से मेडिसिन आगे लेना चाहिए। पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए, और जितने भी कंटैक्ट हैं पर्सन्स आपके, उनकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि कम्युनिटी में स्प्रेड ज़्यादा ना हो। बिल्कुल, कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड ना हो, इसका खासा ध्यान रखना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ताकि हम अगर हम इससे इफेक्टेड हो गए हैं तो समाज का कोई और व्यक्ति इससे इफेक्टेड ना हो, और ये जो चेन है वो कहीं ना कहीं टूटने का काम कर पाए हम लोग। एक सवाल और है जहन में, वो जान लेते हैं मैम, जब हॉस्पिटल डेडिकेटेड हो जाता है कोरोना के लिए तो जो आम पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनको जैसे मान लीजिए अगर आम जो परेशानी है, बीमारियां हैं, बीपी की बीमारी हो गई या फिर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है, कोई भी बाकी जो चीज़ों के लिए जो लोग दीपचंद बंधु अस्पताल का रुख करते हैं या सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, वो एक तरह से काफ़ी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि सुविधाएं ये सारी मिलनी बंद हो जाती हैं। केवल और केवल जो कोरोना का जो इलाज है वही अस्पतालों के अंदर होता है। ऐसे में उन आम लोगों के लिए क्या कोई सुविधा हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती है, या फिर उस वक्त ये बिल्कुल ही ठप हो जाती है सुविधाएं? दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जैसे हमारे आसपास ही भगवान महावीर हॉस्पिटल है, अरुणा सफरी हॉस्पिटल है, बीजेआरएम है, तो सारे हॉस्पिटल्स कोविड नहीं होते हैं। तो अगर दीपचंद बंधु फुली कोविड हो जाता है तो मतलब विद इन 5 किलोमीटर्स बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो नॉन कोविड होते हैं, एंड जितने भी पेशेंट्स हैं वो लोग वहाँ जा सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। क्योंकि ये कोविड हो जाता है तो अगर फुली कोविड हो जाता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ आने की जगह वो आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, वहाँ पर भी इलाज होता है और फ्री होता है, तो दे कैन गो एंड टेक द ट्रीटमेंट देयर। अगर मान लीजिए मैम किसी व्यक्ति का इलाज इस हॉस्पिटल में चल रहा है तो उनकी समरी पूरे इस हॉस्पिटल की है, तो क्या दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको उतनी प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि वो यहाँ उनके पास ओपीडी का स्लिप होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है, एंड उनको वहाँ पर जाने के बाद भी उनको पूरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जनता से जुड़े हुए हर एक सवाल का जवाब हमने एमएस सुमन कुमारी जी से यहाँ पर ले लिया होगा। अगर कोई सवाल आपका रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें, ताकि अगली बार हम जब इनके पास पहुँचे तो ऐसे सवालों के जवाब हम इनसे ले सकें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सुनील के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, नमस्कार।